आज हम लेकर के आए हैं, हम हैं राम सागर, हम हैं गौतम राड़े सागर। आपके सामने लेके आए हैं कार्यक्रम। हम दिखाएंगे आईना सच का। सच का आईना दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई साहब, मानवता सच के लिए लड़ क्यों रहा है? पूरी दुनिया में जब सच को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, सच को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरी दुनिया में झूठ का माहौल फैलाया जा रहा है, झूठ को पनपाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सच को पनपाने के लिए, सच को लाने की जो जिम्मेदारी है और अहम जिम्मेदारी है, उस अहम जिम्मेदारी को समझते हुए उस दायित्व को निभाने के लिए हम आपके सामने सच लाने के लिए तैयार हैं। और हम लेकर के आए हैं, निश्चित तौर पर हम आपको दिखाएंगे आईना सच का, और हम दिखाएंगे आईना झूठ को भी, और ये बताएंगे कि देख झूठ, तेरी शक्ल कितनी बदसूरत है, कितना खूंखार लगता है, कितना भेड़िए जैसा तू लगता है। और जरा तू खुद तो देख, कभी लगता होगा क्या तू इस तरह के चेहरे चाहता है? जिस तरह से पूरे देश में ये झूठ का युग, ये कहा जाए कि झूठ का युग है, झूठ का प्रारंभ शुरू हो गया है 2014 से। उसके पहले भी झूठ था, ऐसा नहीं कि उसके पहले झूठ नहीं था, लेकिन उसके पहले झूठ इतना पैमाने पे नहीं था, चारों तरफ झूठ का बोलबाला नहीं था। अब तो प्रचलन हो गया है, हर आदमी झूठ बोलना अपना शान समझता है, अपनी शौकत समझता है, अपना स्वाभिमान समझता है, अपना मान सम्मान समझता है। झूठ के दायरे में ही पूरे देश को चलाने की कोशिश की जा रही, जहां देखो वहां झूठ। जहां शर्म तो उस समय आती है देश में जब ब्यूरोक्रेट लोग, जब अफसरशाही में बैठे हुए लोग, जब वो झूठ बोलने लग जाएं, तो लगता है कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और देश का अगर लोकतंत्र एक बार खत्म हो गया, तो फिर दुनिया, इस देश का ही नहीं, दुनिया के जो हालत होंगे, मेरे ख्याल से अभी अघोषित शायद तीसरा महाविश्व युद्ध चल रहा हो, तब शायद घोषित करना पड़ेगा। इसलिए लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जो लोकतंत्र ही दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था है जो खूनी क्रांति को बचा करके रखा है, खूनी क्रांति होने से रोक करके रखा है। इसलिए सभी से चाहेंगे कि इस तरह से पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं, लोकतंत्र को चलने दीजिए, लोकतंत्र के आधार पे ही देश को चलने दीजिए। और जो मुल्क की आईन है, जो देश के संविधान है, उस संविधान को बहुत ज्यादा ध्वस्त करने की कोशिश न करिए। इसी कार्यक्रम के साथ हम आपके सामने लेकर के कार्यक्रम आए हैं, और हमारे बीच में कहने की जरूरत है आज हो क्या रहा। पूरे देश में तकरीबन 28 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो पूरी तरह से विस्थापित हो गए हैं, खाना उनको मिल नहीं रहा, पानी उनको मिल नहीं रहा, रहने को उनके पास व्यवस्था है नहीं, लेकिन सरकार कहती है कि हमने उनको बकायदा भोजन दिया है, 500 रुपए उनके खाते में डाले हैं, 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के नाम पे दिया है, और उनको किसी भी तरह के खाने की व्यवस्था नहीं हो रही। सारी व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जब जिस समय 1,70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी किसान सम्मान निधि की देखने के नाम पे, जनधन योजना के नाम पे बांटने की, और जब हम जनधन की साइट पर जाकर के देखते हैं तो पता चला 1,76,000 करोड़ की बजाय केवल 7,242 करोड़ रुपया ही इस सरकार ने रिलीज किया था। अब इस पे देखना, उस सरकार ने रिलीज किया था। और आज देखिए सरकार के जो पायलट प्रोजेक्ट हैं, जिनको ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, 6 पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था। सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट बनाया था स्वच्छ भारत अभियान, यानी क्लीन मिशन अभियान, कि पूरा साफ रहेगा, सुथरा रहेगा। और उसके लिए हर साल 5,800 करोड़ रुपए फंड बकायदा रिलीज किए जाते हैं, लेकिन आज तक 5,800 करोड़ रुपए के हिसाब से देख लिया जाए और 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पता चलता है कि तकरीबन 34,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने रिलीज किया, लेकिन खर्च कितना किया? मात्र 2,002 करोड़ रुपया, 2,200 करोड़ रुपया। उसी तरह स्मार्ट सिटी के नाम पे हर साल 9,700 करोड़ रुपया
फंड रिलीज किए जाते हैं, लेकिन खर्च कितने किए गए हैं अभी तक? 182 करोड़ रुपया। इसी तरह अटल मिशन योजना उन्होंने बनाया है। अटल मिशन योजना में हर साल 8,400 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविजन होता है, फंड रिलीज किए जाते हैं। लेकिन 8,400 करोड़ को 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तकरीबन 51,000 करोड़ रुपया अभी तक पूरा फंड रिलीज किया गया। लेकिन इस सरकार ने अभी तक 6 साल में केवल 2,400 करोड़ रुपया ही खर्च किया है। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो गुणगान किया जाता है कि हमने पूरे देश को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया, सबको सबको शौचालय दे दिया है, सबको आवास दे दिया है, तो हम सवाल करना चाहते हैं। हमारे सवाल इसीलिए चुभते हुए सवाल होते हैं, किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, यही लोकतंत्र का आईना होता है कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। हम भी सरकार को कटघरे में खड़ा करके पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे हर साल आप 9,700 करोड़ रुपए का आप फंड रिलीज करते हो, बजट प्रोविजन करते हो, लेकिन अभी तक किया क्या? इस 6 साल में जो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास आप फंड रिलीज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल 2,000 करोड़ रुपए का ही 2,000 करोड़ रुपए ही आप खर्च किए हैं। तो आपके दावे कैसे लगते हैं? आप दावा करते हैं कि हमने पूरे देश को आवास दे दिया है, शौचालय दे दिया है। आप कहते हैं दीनदयाल योजना के नाम पे स्किल इंडिया आपने चलाया, हर साल 1,500 करोड़ रुपए का प्रोविजन आप करते हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो 9,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन आपने किया, लेकिन इस 6 साल में केवल 848 करोड़ रुपए ही आपने खर्च किया। जब किताबें आपकी झूठ बोलती हैं, किताबें आपके दावे झूठ बोलते हैं, सारे पोल खोलते हैं, आप केवल आते हैं झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो क्या इसीलिए हमने आज नाम रखा है, इस कार्यक्रम का मुद्दा नाम रखा है कि झूठ युग की फाइलों में देश का मौसम सुहाना है, लेकिन धरती पर मौसम कैसा है? कितना खुशगवार है, कितना दयनीय है, कितना दलीय है। कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग पैरों में चलते चलते उनके पैर में जो छाले पड़ रहे हैं, छाले जब फट जा रहे हैं तो कितने घाव कर रहे हैं, कितने जख्मी कर रहे हैं। और आज भी केवल आप गुणगान करते जा रहे हो कि 20 लाख करोड़ रुपए हमने पैकेज दे दिया, आर्थिक पैकेज दे दिया। इस पे हम आप सभी से बात करेंगे। और हमारे बीच में जो हमारे मेहमान उपस्थित हैं, वो हर तीनों मेहमान अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं और धुरंधर रूप से काम किया है, सामाजिक दायित्वों को निभाया है, सामाजिक दायित्वों को समझा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उसी दिशा में उन्होंने काम किया है। सबसे पहले हम आपका परिचय कराएं हमारे मेहमानों से। हमारे बीच में माननीय धनीराम पैंथर जी हैं, जिनका नाम के आगे जो सरनेम लगा है पैंथर, वास्तव में इनका कार्य भी उसी तरह का है। जिन लाशों को लावारिस बता करके कोई लेने वाला नहीं आता, क्योंकि उससे बदबू आती है, बहुत सारी चीजें आती है। उस लावारिस लाशों को अगर कानपुर की धरती पे सम्मान के साथ कोई दफनाने, कोई जलाने का काम करता है तो धनीराम पैंथर जी करते हैं। ऐसे महान समाज सेवी को वॉइस ऑफ मानवता प्रणाम करता है, सलाम करता है और आपके इस चैनल में खैर मकदम करता है, स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है माननीय धनीराम पैंथर जी का। दूसरे हमारे मेहमान हमारे बीच में जावेद अहमद खान साहब हैं, बड़े ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सेवाओं में रात दिन लगे रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। अगर ये कहा जाए तो बड़ा बात होगा, लेकिन वास्तव में जो पैगाम होता है, इंसानियत का पैगाम, मानवता का पैगाम, उस पैगाम को फैलाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे हमारे समाज सेवी, हमारे प्रबुद्ध साथी जावेद अहमद खान साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। जावेद अहमद साहब, वॉइस ऑफ मानवता आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। जावेद अहमद साहब हमारे बीच में महिलाओं को जागृत करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको अधिकारों से परिचित कराने के लिए
उनके अधिकारों को सुसज्जित करने के लिए, उनको अधिकारों के दिलाने के लिए रात दिन जो काम में लगी रहती हैं। रजनी सोलंकी जी आज हमारे बीच उपस्थित है। लक्ष्य के माध्यम से अपना लक्ष्य इन्होंने निर्धारित कर रखा है, उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ती रहती हैं और महिलाओं को जागरूक करने का, शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ाने का, उनको अधिकारों से आच्छादित करने का जो बीड़ा इन लोगों ने उठाया है, निश्चित तौर पे वो बीड़ा सराहनीय है, वो कार्य सराहनीय है। रजनी सोलंकी जी, वॉइस ऑफ मानवता, वॉइस ऑफ मानवता में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। अब आप सभी के साथ हम आएंगे कि वास्तव में फाइलों में इतने झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। धरातल कुछ कहता है, धरातल में लोग भूखे मर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लाखों की लाइनें लगी है, लाखों की भीड़ लगी है, बावजूद इसके सरकार कहती है कि हमने सारे मजदूरों को घर पहुंचा दिया। कोई मजदूर नहीं है, भोजन की उसको कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरह से बच्चों को लेकर चल रही है, जिस तरह से महिलाओं सड़कों के बीच बच्चों को जन्म दे रही हैं, क्या हम इस समय इस जंगल राज में आ गए हैं? क्या हम जानवरों को जिंदगी जीने लगे हैं? जिस देश में हम रहते हैं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का देश है और इस देश में अधिकार है सबको वोट देने का और वह हर व्यक्ति इस देश के सरकार का हिस्सा है। ऐसे सरकार के हिस्सा में रहने वाले लोगों को इतनी उपेक्षित क्यों किया जा रहा है? इस पे हम आप सभी के विचार लेंगे। पैंथर साहब, आप बताइए, सरकार के दावे, सरकार के कागज और धरातल में कितने अंतर हैं? किस दिशा से आप देखते हैं? क्या ये सरकार ने झूठ युग पनपा दिया है? ये युग ही झूठ हो गया है? आपसे हम जानना चाहते हैं, आप बताइए, सरकार के कागजों और धरातल के दावों में कितना अंतर है? धनीराम पैंथर जी। सभी को सादर जय भीम। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, ये जो श्रमिक और इस देश के मालिक जो पैदल चल रहे हैं, जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो साइकिलों से चल रहे हैं, जो रिक्शों पे चल रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पे चल, लगता है टेक्निकल कारणों से धनीराम पैंथर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसे ही संपर्क होता है हम आपके पास फिर से लौट करके आते हैं इसी सवाल का जवाब, क्योंकि ये जवाब देना पड़ेगा। सरकार जवाबों से बच नहीं सकती। ये लोकतंत्र है। आप किसी रानी के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, आप लोकतंत्र में वोट के अधिकार से पैदा हुए। आपको हक, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिकता है। इस देश का हर व्यक्ति जवाब मांगता है कि ये मजदूर क्यों मजबूर हुए पैदल चलने के लिए, क्यों मजबूर हुए भूखे चलने के लिए, क्यों मजबूर हुए भूखे चलने के लिए, क्यों महिलाएं जो प्रेग्नेंट है पैदल चल रही है सड़क के किनारे बेशर्मी से बच्चों को जन्म देने के लिए, जानवरों की तरह बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हैं। इस मजबूरी के लिए किसकी निकम्मीपन है, किसकी जिम्मेदारी थी जो अपने निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश कर रहा और केवल कागजों में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जावेद साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार के दावे, सरकार के कागजों के दावे और धरातल में कितना अंतर है? आप बताएं इसे। सबसे पहले गौतम सागर जी, आपको के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वॉइस ऑफ मानवता से आपने हमको जोड़ने का काम किया और जिस मिशन के साथ वॉइस ऑफ मानवता काम कर रहा है, निश्चित रूप से समाज को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ मैं अपने सभी साथी पैनलिस्टों का भी इस्तकबाल करता हूं, उनको आदाब प्रस्तुत करता हूं। जो सवाल गौतम जी आपने किया उसके लिए अगर हम 2 लाइन में कहना चाहें कि उबलते हुए आंसुओं के प्याले लेकर लौटे हैं, उबलते हुए आंसुओं के प्याले लेकर लौटे हैं, निवाले कमाने गए थे पर छाले लेकर लौटे हैं। सच्चाई तो इस देश के अंदर जिस तरीके से सड़कों पर मजदूर है हमारा भाई है, जिस तरीके से इस देश की हालत पिछले 6 सालों में की गई है। आपने शुरुआत में जो सवाल उठाया था कि हमारी जमहूरियत का क्या हाल कर दिया गया है, जो इस देश के मालिक हैं उनका पिछले 6 वर्षों में क्या हाल किया गया है,
इस देश के सच को, इस देश की जमहूरियत को लकवाग्रस्त बनाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है, राज्य की सरकारों ने किया है। इसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। जितने सत्तासीन लोग हैं ये सब के सब इस अपराध के दोषी हैं। एक तरीके से सच्चाई क्या है, सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। ढोंग को किस तरीके से स्थापित किया गया है, झूठ को किस सफाई के साथ स्थापित किया गया है एक मंडली के साथ, कि आप देखने का काम करिए कि ये मजदूर जिस गुजरात मॉडल की देश के अंदर 2014 में खूब चर्चा हुई, खूब बात हुई, जिसको कहा गया कि गुजरात मॉडल ही देश के विकास का रास्ता ले जाता है। लेकिन जरा आप देखिए कि उसी गुजरात के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे श्रमिक भाइयों का किस तरीके से हाल बेहाल हो गया। मार्च का वेतन वहां के सेवा योजकों ने किसी तरीके से दिया, लेकिन अप्रैल में वेतन तो दूर की बात रही, जिन श्रमिकों के बल पर वो ऐश कर रहे थे, जिन श्रमिकों के बल पर जी जावेद साहब, हमें लगता है आज जी जावेद साहब, हमें लगता है कि आज टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही आ रही है। तो इस सवाल को, सवाल वही है, जवाब जिसकी हम तलाश कर रहे हैं कि क्यों ये मजदूर हैं मजबूर, क्यों सड़के पे नंगे पांव सड़कों पे चलने पे मजबूर हैं, क्यों भूखे पेट चलने पे मजबूर हैं, क्यों व्यवस्था नहीं दी गई उनको, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, किसका दोष सिद्ध होता है, ये सवाल हम करेंगे। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम रजनी सोलंकी जी आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दो अतिथि थे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज, हमारा संपर्क टूट गया है। तो इसी सवाल को हम आपके सामने रखते हैं, किस तरह से आप देखती हैं सरकार के दावे जो कागजों में बड़े बेहतरीन लगते हैं, बड़ी खूबसूरती से परोसे जाते हैं, सोने की थाल में परोसे जाते हैं, चांदी के चम्मच के साथ परोसे जाते हैं, वही जैसे ही धरातल पे आते हैं भोथरे होके गिर जाते हैं। इस अंतर का मतलब क्या है, बताने की, समझाने की जरा कोशिश करें रजनी सोलंकी जी। जी, मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से रजनी सोलंकी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे वॉइस ऑफ मानवता में जोड़ा और मुझे एक मौका दिया अपनी बात कहने का। मैं चंद पंक्तियां कहूंगी। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गईं, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गईं, चंद बिखरी हुई गठरियां और रोटियां रह गईं, अनसुनी अनसुनी सिसकियां रह गईं, राह तकती हुई माँ बेटियां रह गईं, फिर भी चुप देश की कुर्सियां रह गईं, फिर भी चुप देश की कुर्सियां रह गईं। सर, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि झूठे वादे जो सरकार, जब वो सरकार में नहीं होती है, जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो बहुत सारे जो है उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, और जब उनका काम हल हो जाता है, वो एक सत्ता पे पहुंच जाते हैं तो वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने लगते हैं। जैसे कि पिछले 6 सालों में हुआ और जो सरकारें आज वर्तमान में हैं, मैं उन पे आरोप लगाते हुए कहती हूं कि उन्होंने वादा किया था सर्व शिक्षा अभियान का, बच्चा बच्चा पढ़ेगा। क्या वास्तव में बच्चा बच्चा पढ़ा? यदि बच्चा बच्चा पढ़ता और उन्हें शिक्षा मिलती तो वो यूं सड़कों पे 14 साल के, 20 साल के, 5 साल के, 3 साल के बच्चे, जो 8 साल के बच्चे हैं, वो सड़कों पे भीख मांगते नजर नहीं आते। उन्होंने दूसरा वादा किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि उन्होंने अपना ये नारा सार्थक किया होता तो आज जो बेटियां हैं, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही हैं, आज आप नजर उठा के देखिए समाज में कि कितनी बेटी बची हैं और कितनी बेटी पढ़ी हैं। बेटियों का आलम ये है कि घरों में घुस के दबंग, अपनी दबंगई के दम पर घर वालों
रेप बलात्कार करते हैं। एक एक बेटी के ऊपर 6-7 आदमी इस तरीके से बलात्कार करते हैं। कितना घिनौना चिट्ठा है इस देश का, इस सरकार का, जो दबंग अपनी दबंगई पे ऐसे कृत्य करते हैं और सरकार और अपना मुंह नहीं खोलती, नेताएं अपना मुंह नहीं खोलती, कुर्सियां चुप रहती हैं, नेताओं के मुंह पे ताले लग जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि मजदूर की बदहाली क्यों है, ये झूठे वादों की वजह से। वादा किया जाता है कि उन्हें पैकेज मिलेगा, लेकिन इन गरीबों को कहाँ मिल रहा है उनका पैसा। कितने लोग हैं, थोड़े मुट्ठी भर लोगों को अगर मिल भी गया तो बहुत से ऐसे महरूम हैं मजदूर जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, पानी पीने को तरस रहे हैं, और सरकार ऐसी है कि उनको खाने के लिए खाना चाहिए लेकिन उन्हें डंडे खाने पड़ रहे हैं। उनके अधिकार इस कदर छीने जा रहे हैं कि उनको सड़कों पे भी चलने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको सड़कों पे भी चलने का अधिकार नहीं मिल रहा है। मजदूर मारे जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को, जो बच्चों का जन्म एक बंद कमरे में अस्पतालों में होना चाहिए, वो इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। महिलाएं मजबूर हैं खुले में प्रसव करने के लिए। कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी बर्बादी है हमारे समाज के लोगों की, कितनी दुखाली है, कितनी दरिद्रता है हमारे समाज में। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम न्यूज में सुनते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हमको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। कोसों दूर, हजारों मीलों की दूरी गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही हैं, बच्चे छोटे छोटे गोद में लिए, एक पेट में, और वो चली जा रही हैं भूखे प्यासे बिना पानी के। हालत ये है कि बिस्कुट के पैकेट पे मानो ऐसे झपट रहा है जैसे कि वो कितना भूखा है, कितना लंघा है। एक बिस्कुट के पैकेट के लिए जानवरों की झुंडों की तरह मानो झपट रहा है। इससे भारत की तस्वीर आपको सामने नजर आती है कि देखिए, ये वही भारत है जिसकी कल्पना हमारी सरकार बनने से पहले की, और जब उनकी सरकारें बन गई तो उन्होंने इस देश की क्या हालत कर दी। बहुत सही प्रश्न आपने उठाया। ये सच, ये सारे के सारे प्रश्न हैं, और इस सारे के सारे प्रश्नों का जवाब तो सरकार को देना ही होगा। कि सरकार जब ये दावे करती है कि हमने जो ट्रेनें चलवाई हैं उस ट्रेनों में 85% जो किराए हैं, जो उसका किराया है, वो किराया सरकार सेंट्रल देगी और 15% स्टेट देगी। ये इतना तिकड़म करने की जरूरत क्या, जब आपको लग रहा कि आपको मुफ्त ही चलाना है तो फिर 85 और ये 15 करने की जरूरत क्या है। सीधे सीधे ट्रेन को मुफ्त चलाने से आप क्यों बच रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि 85% किराया आप देंगे, 15% स्टेट देगी, तो स्टेट से कह दीजिए कि 15% जो आपका बनता है आप ले ले, बाकी किराया आप ट्रेनों को मुफ्त चलाइए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जितने भी लोग ट्रेन से चलते हैं वो टिकट दिखाते हैं कि हमने इतने में टिकट खरीदे हैं। तो आखिर सरकार इतना झूठ क्यों बोल रही है, इस झूठ का वृक्षारोपण क्यों कर रही है, इस झूठ की पौध क्यों लगा रही है, इस झूठ की नर्सरी क्यों खड़ी कर रही है, और झूठ की नर्सरी के ही दम पे पूरे सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों, धरातल में तो कहीं नहीं है। अभी आपने कह दिया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, आपको नहीं पता था क्या कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आप क्या देंगे। $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप को आपने यहां आमंत्रित किया, $1 बिलियन, और $1 बिलियन सहायता, $1 बिलियन को अगर हम रुपए में बदल दें इस समय तो हमारे ख्याल से 3700 कुछ करोड़ रुपए आएगा। 3700 कुछ करोड़ रुपए के लिए जब आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, डोनाल्ड ट्रंप को नमस्ते करने के लिए आप मजबूर हुए,
120 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए मजबूर हुए। 130 करोड़ रुपए की आपने सड़क बनवाई, आगरा में 130 करोड़ रुपए की आपने सड़क बनवाई, और 130 करोड़ की जो सड़क आपने बनवाई वो सड़क 3 महीने में बह गई। वारे भ्रष्टाचार की जननी। अगर ये कहा जाए कि ये जो सरकार है भारत की धरती के इतिहास का लोकतंत्रात्मक इतिहास में बनने वाली सरकारों में से सबसे भ्रष्टतम सरकार है, तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी। और इसीलिए कहते हैं कि आप देखिए हो क्या रहा है कि जब आप 20 लाख करोड़ों के पैकेज की बात करते हैं, अभी वो उस पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए रोज प्रतिदिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर क्यों सड़कों पे उतर रहा है, क्यों पैदल चलने के लिए मजबूर है। जब प्रियंका गांधी ने उन्होंने 1000 बसों के चलाने की मांग की तो रोज पत्राचार चल रहा है, कमाल हो गया। और उनसे कहा गया, हम जान रहे हैं कि दो के दोनों राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1000 बसें चलाएंगे, तो आप दे देते परमिशन, 1000 बसें चलाने का। अब क्या इस सरकार ने लिखा कि 1000 बसें जो आपको चलानी है, सबसे पहले ड्राइवर की सूचना दीजिए, कंडक्टर हेल्पर की सूचना दीजिए, उसके बस के फिटनेस की सूचना दीजिए, और बस के फिटनेस की जांच के लिए बसों को लखनऊ लेके आइए। क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये, क्या ड्रामा कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों से मिल करके ये चाहते हैं कि जितने भी मजदूर हैं वो शहरों में फंसे रहे, ताकि उद्योगपति इनकी मजबूरी का फायदा उठा करके सस्ती मजदूरी कराते रहे, कम दाम पे मजदूरी कराते रहे। हमारा ऐसा मानना है। हमारे साथ फिर पैंथर जी जुड़ गए हैं, पैंथर जी से हम राय जानना चाहेंगे। पैंथर जी, कहीं ऐसी तो रणनीति नहीं बनाई जा रही है कि मजदूर को इतना मजबूर कर दो ताकि उनको पूरी तरह से उद्योगपति जो उनके साथ बैठे हैं वो उनका शोषण कर सके। सर, मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी आते ही उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विनाश। इस समय विनाश की स्थिति में है। मैं तो रोड पर जो है करीब 55 दिन से भोजन वितरण कर रहे हैं। हाईवे पे कोई साइकिल पर, कोई रिक्शे पर, कोई ठेले पर, कोई ट्रकों पर, कोई ऑटो पर, कोई ऐसी मजबूर स्थिति में ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने देश में नहीं है, वो पाकिस्तान में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मजदूरों को मारना चाहते हैं। ये सरकार मजदूरों के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, गरीबों के प्रति ये संवेदनशील नहीं है। जब बसें लगा देते, उनकी व्यवस्था करते, उनके खाने की व्यवस्था करते, उनके जाने की व्यवस्था करते, और जो दुधमुहे बच्चे हैं उनके दूध की व्यवस्था करते। मुझे लगता है कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, केवल मजदूरों को और मजबूरों को मारने की व्यवस्था है। ये साजिश की जा रही है सरकार द्वारा। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें ये लगता है पैंथर साहब, ये लगता है कि ये सरकार जो सीए लेके आई थी, एनपीआर कराने जा रही थी, एनआरसी कराने जा रही थी, उससे ये लगता था, उसका मकसद ये था कि इस देश से तकरीबन 30 करोड़ लोगों को वो डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहती थी, उनको मताधिकार से वंचित करना चाहती थी। तो उसमें चूंकि इनको, जब हमारे देश के प्रधान सेवक ये कहते हैं कि ये जो महामारी आई है, ये महामारी हमारे लिए अवसर लेके आई है, तो अवसर क्या इसलिए लेकर के आई है कि इस अवसर की आड़ में तकरीबन 4, 5, 6 करोड़ लोगों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया गया है, जहां है जिस स्थिति में है छोड़ दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार ही चाहती है कि इस देश की आबादी 5-6 करोड़ लोगों को इसी तरह मर जाने दिया जाए, बाकी लोगों को ये जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उस क्वारंटाइन सेंटर में उनकी एनर्जी घटा दी जाए, और एनर्जी घटाने के बाद जो अभी ये वैक्सीन ले आ रहे हैं
आप वैक्सीन ले आ रहे हैं, अगर वो वैक्सीन लग गई और वो व्यक्ति कोरोना पेशेंट नहीं है तो निश्चित तौर पे उसकी इम्यूनिटी घट जाएगी, और इम्यूनिटी घट जाएगी तो धीरे धीरे उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कई सरकार ये साजिश तो नहीं कर रही है, और जब ये कह रही कि अवसर हमें मिल गया, ये महामारी ने अवसर दिया है, तो वास्तव में इस महामारी को अवसर के रूप में, अपने साजिश के रूप में तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं। सर ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब हवाई जहाज से लाया जा सकता है, ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, बसें चलाई जा सकती हैं, तो मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार की सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी मानसिकता न दलितों के प्रति, न पिछड़ों के प्रति, न अल्पसंख्यकों के प्रति, न कोई, और न भारत के संविधान के प्रति इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। देखिए, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया पैंथर साहब। अब हम अगला प्रश्न रजनी जी के पास आते हैं लेकर के। रजनी जी, हमें जो लगता है ये केवल दलितों के प्रति सरकार के जो दृष्टिकोण है वो आतताई नहीं है, सिर्फ पिछड़ों के प्रति आतताई नहीं है, कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के प्रति आतताई नहीं है, बल्कि देश के हर उस व्यक्ति के प्रति आतताई है जो इस देश को मजबूत रखना चाहता है। अगर हम परोक्ष रूप से कहें तो ये सरकार के जो भी काम है, ये सरकार पूरी तरह से देश को तबाह करना चाहती है। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, देशद्रोही राह पे चल निकली है। और ऐसी अगर सरकार है तो देश को बचाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है। उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाएगा और इस देशद्रोह की राह पे अग्रसर इस सरकार से कैसे निपटा जा सकता है, और इन मजदूरों को, खास तौर से अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजदूरों की पीड़ा है, उस मजदूरों की पीड़ा को कैसे खत्म किया जाए, एक चुनौती है। सरकार को कैसे मजबूर किया जा सकता है, इस पे हम आपकी राय जानना चाहेंगे रजनी सोलंकी जी। जी, देखिए, आज की जो सरकार है, हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान विरोधी सरकारें हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने एक बात कही कि यदि इस संविधान का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाएगा तो ये अच्छा साबित होगा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और यदि ये सत्ता ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों के हाथों में पहुंच गई तो ये हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। जी जी। तो इसमें ये बात निकल के आती है कि देश में इतना अत्याचार, शोषण हर स्तर पे हो रहा है, चाहे वो भुखमरी की बात ले लो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात ले ले, चाहे शिक्षा की बात हो, हर स्तर पे जो गरीबों को, मजदूरों को दबाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारे लोगों का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि वो शोषण सहते जा रहे हैं और आवाज उठाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी आवाज को उठा पाए। तो अपने समाज को कैडर दे करके उनके मनोबल को ऊंचा उठाना है, उनको अंधविश्वास से दूर करना है और उनमें जागरूकता गांव-गांव जाकर के जमीनी स्तर पे, जैसा हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कर रहा है, इस तरीके से गांव-गांव जाकर जमीनी स्तर पे हमें अपने लोगों को सचेत करना है, उनके अंदर जागरूकता फैलानी है और उनके मनोबल को जो है हमें ऊपर उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके पास आते हैं, और चूंकि हमारा संपर्क टूट गया था जावेद भाई से, जावेद भाई फिर हमारे साथ आ गए हैं। जावेद भाई, एक रणनीति होती है जो जिसको बहुत क्रूर शासक होता है
क्रूर शासक ये जानता है कि अगर गोलियों से किसी को भुना जाएगा तो गोलियां आवाज करेंगे, और जब गोलियां आवाज करेंगी तो बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगा, और उस दूर तक सुनाई सुनाई पड़ने की वजह से हमारी बदनामी होगी। तो कहीं इस तरह तो नहीं है सरकार वास्तव में इनको भुनना चाह रही हो, लेकिन गोलियों से न भुन करके इस तरह से सड़कों पर छोड़ दिया गया है, लॉकडाउन करके। इनको इनको न भोजन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न चप्पल की व्यवस्था है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, न आने जाने की व्यवस्था है। इनको इसलिए छोड़ दिया गया है ताकि ये ऐसे भूख से भी मर जाएंगे तो हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं आएगा कि हमने इनको गोलियों से मारा है। कई सरकार इस रणनीति पे तो नहीं आगे बढ़ रही है, जावेद साहब। नहीं, निश्चित रूप से गौतम जी बड़ा सामयिक सवाल आपने खड़ा किया है। और ये कोई जिस विचारधारा की सरकार आज केंद्र में और राज्यों में बैठी हुई है, और या जो दूसरे और भी लोग हैं जो सत्ता के इर्द गिर्द जिनका जीवन है, जिनके लिए सत्ता ही सबसे बड़ा खेल है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार स्वामी नायकर जैसे जो महापुरुष थे, इस देश के जो मूल निवासी थे, जो उनके सपने थे इस देश के लिए, जो समाज के लिए सपना था, उसको इस सरकार ने क्रूर शासक की तरीके से इतनी अत्यधिक क्रूरतम व्यवस्था के साथ पूरे समाज को, शोषित वंचित पीड़ित समाज को जिस तरीके से उन्होंने सड़कों पर उतारा है, उनको मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है। अब जरा कल्पना करिए कि 24 मार्च को 3 घंटे तक देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के सबसे बड़े संगठन एसोचैम के साथ मीटिंग करता है। उसके 2-2.5 घंटे के बाद लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने वो टेलीविजन पर आते हैं और अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। आपने उद्योगपतियों को तो सचेत कर दिया, लेकिन ये उद्योगपति जिनके बल पर बने हैं, जिनके बल पर मोदी जी आपने सत्ता के शिखर पर आप पहुंचे, जिनके वोटों से भारतीय जनता पार्टी पहली बहुमत के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और वो विश्वासघात करने का काम किया जिस तरीके की दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं सामने, जिसको कहीं दिखाया नहीं जा रहा, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि एक बाप अपने 5 साल के बेटे को किस तरीके से कंधे पर, वो मर चुका है, किस तरीके से कंधे पर रख के वो अपने गांव की तरफ पैदल जा रहा है। एक वो माँ जिसका 6 साल का बेटा पैदल चलते चलते दम तोड़ देता है, और वो माँ अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाए हुए है, लेकिन कोई व्यवस्था उसकी मदद के लिए नहीं आती है। ये सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, ये चाहती है, इनकी विचारधारा यही रही है, इनके जो गुरु घंटाल लोग हैं उनकी विचारधारा रही है कि इस देश के 95% लोगों को दरिद्रता का जीवन जीने के लिए विवश कर दीजिए और सदैव सत्ता में बने रहिए। ये उसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। इनके आप देखिए इस संकट काल में भी जो 20 लाख करोड़ की आपने बात की, उस 20 लाख करोड़ में अधिकांश व्यवस्थाएं तो बजट में कर दी गई हैं, उसी को घुमा के फिर यहाँ पर लाया गया। देश को कर्जा नहीं चाहिए, आपने 40,000 करोड़ मनरेगा में दिया है, 12 करोड़ 46 लाख लोग सरकार के आंकड़े के हिसाब से प्रवासी मजदूर हैं, ये अपने गांव की तरफ पलायन करेंगे। आप ये 12 करोड़ 46 लाख लोगों को गांव में आप कितना काम दे पाएंगे एक साल में? किस तरीके से नरकी जीवन जीने के लिए विवश किया जा रहा है। सरकार की सोच इतनी है कि हम सत्ता में बने रहें, इस देश का जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो मूल निवासी है इस देश का, उसको किस तरीके से गुलामी की जकड़न में हम लेकर और सत्ता के शिखर पर बने रहे। और मैं बड़ा एक स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से, कि देश हमारा है, इस देश को मजबूत रखना, इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को की सुरक्षा के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। गौतम जी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि सत्ता व्यवस्था बदलने की बात की जाए, सत्ता परिवर्तन की बात ना की जाए।
सत्ता आती और जाती रहती है। बहुत बार हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है कि हमारे वोटों से बनी सरकारें हमारा ही शोषण करती हैं, हमारा उत्पीड़न करती हैं और वो पूंजीपतियों की गोद में बैठने का काम करती हैं। गुजरात मॉडल जो मैंने पहले कहा था, कनेक्शन कट गया, कि जिस गुजरात मॉडल की इन सामंती व्यवस्था के लोगों ने चर्चा की थी, उस गुजरात में देखिए श्रमिकों का क्या हाल हुआ। सड़कों पर श्रमिक है, एक वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही है और उनके ऊपर कैसे व्यवस्था का डंडा चल रहा है। उनको किस तरीके से राज्यों के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अगर वो किसी तरीके से आ रहे हैं तो उनको जावेद साहब एक मेरा प्रश्न ले लें। जी जावेद साहब, जिस गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले की घटना है। एक एबीपी के पत्रकार ने जाकर के उन मजदूरों के बीच ये प्रश्न किया कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या सोच है, मोदी जी बहुत बेहतर काम करते हैं। तो मजदूरों का जो गुस्सा फूटा है, तो और उस फूटे हुए गुस्से के आधार पे जिस तरह से वो एबीपी के संवाददाता को कूटा है, मैं कूटा शब्द ही प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कूटा ही है, मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करता कि इस तरह से उग्रता यहाँ फैले, इस तरह से विद्रोह यहाँ हो। अगर विद्रोह होगा तो जो लोग ये समझते हैं कि वो सुरक्षित बचे रहेंगे, जी तो हम इस बात का समर्थन नहीं करते विद्रोह का। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वही गुजरात मॉडल जो विद्रोह अब वहां से शुरू हो गया, वही जो 2013 में गुजरात मॉडल जो पूरे देश में फैला था, अब उस सूरत मॉडल गुजरात मॉडल बन करके पूरे देश में विद्रोह करने के लिए मजदूरों को मजबूर तो नहीं कर रहा है? जावेद साहब, देखिए बड़ा कि किसी के साथ विद्रोह या बगावत, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हमारी जन्म और कर्म भूमि है, ये हमारे पुरखों की जमीन है, ये स्वाभाविक है। देखिए ये गुस्सा है, आप आज किसी भी बीजेपी के नेता से कह दीजिए कि सड़क पर जाकर जाइए इन मजदूरों से हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगवा दीजिए, तो निश्चित रूप से ये मानव स्वभाव है। आप उसकी विपरीत परिस्थितियों में जब सरकार उनको संरक्षण नहीं दे पाई, उन श्रमिकों को सरकार उनको एक समय का जावेद साहब, मेरा प्रश्न ये है कि गुजरात मॉडल एक 2013 में शुरू हुआ था, जी अभी गुजरात मॉडल 2020 में शुरू हुआ है। अब स्थिति ये है कि मजदूर इतने त्रसित हो गए हैं कि वो पत्रकारों पे झपटने, जैसे मोदी का नाम लेते हैं पत्रकारों पे झपटने के लिए तैयार हैं और मोदी पुलिस वालों पे झपटने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये विद्रोह की जो शुरुआत हो रही सूरत से, वही गुजरात मॉडल पूरे देश को विद्रोह की आगोश में तो नहीं ले लेगा? मेरा प्रश्न ये है। नहीं गौतम जी, बिल्कुल आपने प्रश्न किया। देखिए जब जब इन श्रमिकों की, इन प्रवासियों की वेदना को कोई आवाज देने का काम नहीं करेगा और जिसने उनकी आवाज को दबाने का काम किया है और उसके पक्ष में कुछ किया जाएगा, तो मानव स्वभाव है वो गुस्सा फूटेगा। और ये गुस्सा पूरे देश में है। निश्चित रूप से आपका जो सवाल है, ये गुस्सा पूरे देश में है, सड़कों पर गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे हम आप इनकार नहीं कर सकते। अगर शुतुरमुर्ग की तरह कोई रेत में गर्दन डालकर इन आपात परिस्थितियों से मुंह मोड़ना चाहता है, तो ये उसको मुबारक हो। हम आप सब देख रहे हैं, हम लोग जमीन पर हैं, आप भी जमीन पर देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन हमारा और आपका ये प्रयास होना चाहिए निश्चित रूप से कि इस विद्रोह को हम संगठित आवाज दें। ये विद्रोह देश के प्रति नहीं है, ये विद्रोह जो वर्तमान व्यवस्था है उसके प्रति है। नहीं, बिल्कुल जावेद साहब, बिल्कुल वाजिब आपने बात उठाई है। ये विद्रोह देश के खिलाफ नहीं है, ये विद्रोह देश को सुरक्षित रखने को, देश के संरक्षित रखने के लिए, वो आतताई व्यवस्था के खिलाफ है। और जब आतताई व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह होता है तो उसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। उसमें देश को बचाने वाले रणबांकुरों के रूप में इन्हें देखा जाना चाहिए। जो श्रमिक आज इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें देश के रणबांकुरों के रूप में देखा जाना चाहिए। वो संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके काम कर रहे हैं, सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहते हैं, और सुरक्षित घर पहुंचने के बजाय जो उनको जख्म मिला है सरकार की दुर्व्यवस्थाओं से, बद इंतजामियों से, उस दुर्व्यवस्थाओं और बद इंतजामियों
का जो जख्म उसको मिला है, उस जख्म पे जब भी कोई नमक रगड़ने की कोशिश करेगा तो उनको दर्द होगा, और दर्द होगा, बिलबिलाएंगे, और उनको जब ये पता लग जाएगा अब मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं तो विद्रोह तो करेंगे ही। रजनी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इसको आप ये मानती हैं कि सरकार का पाप इतना बढ़ गया है, सरकार के दुष्कर्म इतने बढ़ गए हैं, सरकार की बदइंतजामिया इतनी बढ़ गई है, सरकार ने जो बार बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर के देश को लूटने की रणनीति बनाई है, अब ये देश के नागरिक जो सच्चे नागरिक हैं, मजदूर हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया है, देश को संवारने का काम किया है, क्या अब इन्होंने अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ली है क्या कि देश को यही संभालेंगे, और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने पे खुद ही भरोसा करना शुरू कर दिया, दूसरे पे भरोसा करना बंद कर दिया है? रजनी जी। जी, देखिए, सरकार के जो कार्य हैं उससे जनता खुश नहीं है, और मजदूरों की जो स्थिति आज बदहाली है वो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। मजदूरों ने वाकई, अगर गरीब मजदूर और गांव में रहने वाले लोग और भारत की जनता जो सरकार के फैसलों से सरकार के फैसलों से जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो सरकार उनके लिए कुछ अच्छे कार्य नहीं कर रही है। सरकार उनके हित के, देश हित का, समाज हित के कार्य नहीं कर रही है। तो हमारा जो समाज, जो हमारे देश के लोग हैं, उन्हें बोलना सीखना होगा, उन्हें अपनी आवाज उठानी होगी। और बहुत सही रजनी जी, बहुत सही बात आपने कही कि जो भी व्यक्ति प्रताड़ित किया जा रहा है, इस देश का नागरिक होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है, इस देश में उसके मूलभूत अधिकारों पे बार बार अटैक किए जा रहे हैं, उस पे कुठाराघात किए जा रहे हैं, और तमाम संस्थाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसके बावजूद उसको स्वीकार करने के बजाय, कमियों को स्वीकार करने के बजाय, इन्हीं मजदूरों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही हो, इन्हीं पे आरोप लगाए जाने की कोशिश की जा रही हो, तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पे उनका गुस्सा फूटेगा, धैर्य भी टूटेगा, और धैर्य टूटेगा तो हमें लगता है कि वो ये मान लेंगे कि इस देश को बचाने के लिए अब वो सारी की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और अपने हाथ में ही लेकर के देश को बचाना चाहते हैं, और देश को तोड़ने वाले लोगों को सजा देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपराधी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। ऐसे लोग विद्रोही है, और विद्रोही किस बात के हैं? उस व्यवस्था के, जिस व्यवस्था ने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की है। इस देश को बचाने के लिए अगर मजदूर सड़क पे उतरे हैं तो निश्चित तौर पे वो रणबांकुरे हैं, उनको सलाम है, और उनके प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा है। अब समय इजाजत हमें नहीं दे रहा है, हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को सब्बा खैर, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल।